रूस के दौरे पर पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की है और इस दौरान पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को रूस आने का न्योता दिया है। रशिया ने ये कहा है कि वो इंडिया को सपोर्ट करते हैं एज फॉर ए परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। बाइडेन इंडिया में आके इंडियन पार्लियामेंट में खड़े होकर यही बात कहता है और रशिया भी यही कहता है। इतना ही नहीं, पुतिन ने साल 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी सफलता के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं। क्योंकि अब उनका जो मुकाबला है प्राइम मिनिस्टर मोदी का मुकाबला पूरी दुनिया के लीडर के साथ है। क्या दुनिया में उन जैसा कोई लीडर आएगा या उन्हें कोई कम्पीट करने वाला आ सकता है? क्या कहेंगे इस पे? आखिर क्या वजह है? कभी यूके सपोर्ट करता है, कभी फ्रांस सपोर्ट करता है, कभी रशिया सपोर्ट करता है इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप के लिए। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत ने जितनी भी जिम्मेदारियां निभाई हैं वो P5 से भी ज्यादा निभाई है। चाहे वो कोविड वैक्सीन की बात हो या यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट रुकवा के वर्ल्ड के सिटीजन्स को वहां से इवैक्यूएट करने की बात हो, चाहे टर्की में अर्थक्वेक हुआ हो तो सबसे पहले कौन पहुंच गया उसकी बात हो। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को ओपनली जो है तारीख में पहली दफा दिल पे पत्थर रख के तो इंडिया की हमायत में निकल के आ जाना चाहिए और बाकायदा स्टेटमेंट दे देनी चाहिए कि जनाब हम इंडिया की सिक्योरिटी काउंसिल में निश्चित जो है उसको सपोर्ट करते हैं जो कि इंडिया डिजर्व करता है। तो पहले ही हमारे खिलाफ इतना ज्यादा प्रोपेगेंडा करती है और अगर वो बन गया तो उसके बाद तो उसने खड़े नहीं रहने देना पाकिस्तान को। कि ग्लोबल साउथ का भारत एक लीडर बन चुका है। तो आपने देखा कि भारत ने कैसे ब्रिक्स में अफ्रीकन यूनियन को रिप्रेजेंटेशन डलवाया, बिल्कुल वैसे भारत ने G20 में अफ्रीकन यूनियन को रिप्रेजेंटेशन डलवाया। इंडिया ने भाई साहब जो भी है अपना मुकाम तो बना लिया है। वो एक उन्होंने जिन्होंने कहते ना एक कदम उत्ते कद उत्ता उन्होंने लम्बा हो गया। रशिया ने ये कहा है कि वो इंडिया को सपोर्ट करते हैं एज फॉर ए परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। और ये बशानी साहब एक बड़ी यूनिक पोजीशन है कि बाइडेन इंडिया में आके इंडियन पार्लियामेंट में खड़े होकर यही बात कहता है और रशिया भी यही कहता है कि दोनों पोल्स अपार्ट हैं पॉलिटिकली हर लिहाज से, लेकिन दे हैव अ कंसेंसस ऑन इंडिया। और हम लड़ रहे हैं और इस्टेब्लिश कर रहे हैं, एक को जेल में डाल रहे हैं, दूसरे को निकाल रहे हैं, और हम अपना वो जो नेशनल कॉन्ट्रैक्ट है जिसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट है उसी के अंदर कोहेजन नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है और फ्यूचर चीजें मुतारफ नहीं करा पा रहे। ये देखें, ये बहुत कम लोगों को पता है हिस्टोरिकली 1947 में दुनिया इंटरेस्टेड थी कि वो भारत को जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल का मुस्तकिल मेंबर बनाए, चीन को नहीं। और उसकी दो वजूहत थी। एक ये थी कि चेयरमैन माओ की वजह से दुनिया चीन से खौफजदा थी और उसके खिलाफ थी, और दूसरा ये है कि भारत उस वक्त भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिबरल प्रोग्रेसिव लीनिंग की वजह से जो है लोगों के लिए एक्सेप्टेबल था। तो उन्होंने ये पूरी कोशिश की कि भारत को जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल में सीट दी जाए। उसके रास्ते में रुकावट कौन बना? खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू। चूंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो तीसरी दुनिया की पॉलिटिक्स कर रहे थे, थर्ड वर्ल्ड पॉलिटिक्स। और उस वक्त जो नॉन अलाइन मूवमेंट जिसमें उसने चीनी भी साथ मिला लिए थे, उसमें इंडोनेशियन भी मिला लिए थे, उसमें मोरक्को और अलजायर से लेके अफ्रीका के कई कंट्रीज भी साथ ले ली थी। तो उनकी पॉलिटिक्स थी कि जी ये दुनिया जो है एक जस्टिफाइएबल जो है वो जगह होनी चाहिए। तो उसमें उन्होंने कहा कि भाई ठीक है आप हमें ऑफर कर रहे हैं लेकिन ये हक चीन का बनता है। उन्होंने कहा जी क्यों? उन्होंने कहा जी चीन के पास पहले ताइवान की अलायंस ये पोजीशन थी, तो हम ये चीन को इससे महरूम नहीं कर सकते। वो अपनी आबादी और हिस्टोरिकल रीजन की वजह से इंटाइटल्ड है, इसलिए हम उसकी सपोर्ट करेंगे। जिसका मतलब ये है कि आज से 75 साल पहले इंडिया को सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनने में कोई रुकावट नहीं थी। अगर कोई रुकावट थी तो वो खुद अपनी उनकी थी कि हम नहीं बनते, आप इनको बना लें। और यही वजह है कि शुरू में हिंद चीनी भाई भाई और वो जो इतना एक पुरजोश किस्म का पूरा मामला था चीन और इंडिया के दरमियान, वो सारी चीज़ें अनटिल जो है जो उनके दरमियान वार हो गई और मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई, तो उसके पीछे यही पंडित जवाहरलाल नेहरू की पॉलिटिक्स थी। तो आज तो इंडिया जो है वो उसकी निस्बत कहीं जगह वेल प्लेस्ड
आबादी के एतबार से भी डिजर्व करता है, डेमोक्रेसी के भी हवाले से जो वैल्यूज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें, ड्रॉबैक्स जैसा कि आपने पॉइंट आउट किया वो भी मौजूद हैं, लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल में फरिश्ते नहीं बैठते। दैट्स नॉट ए फोरम ऑफ फरिश्तास। वो जो है उसमें इसी तरह के लोग होते हैं, उसमें रूस भी है, उसमें चीन भी है। तो उसमें जो है वो इंडिया तो बहरहाल एक डेमोक्रेटिक मुल्क है, जिस एक सिविलाइज्ड रास्ते पे चल रहा है और बहुत सारी वैल्यूज़ इंटरनेशनली जो है वो उसकी इस तरह की हैं कि जिनको जो है वो प्रोमोट कर सकता है यूनाइटेड नेशन के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को ओपनली जो है तारीख में पहली दफ़ा दिल पे पत्थर रख के तो इंडिया की हमायत में निकल के आ जाना चाहिए और बाकायदा स्टेटमेंट दे देनी चाहिए कि जनाब हम इंडिया की सिक्योरिटी काउंसिल में नशिस्त जो है उसको सपोर्ट करते हैं, जो कि इंडिया डिजर्व करता है, और इंडिया को सीट मिलती है तो हमें मिलती है। आफ्टर ऑल एट द एंड ऑफ द डे हम अपने कलर, इलाके, अपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, बहुत सारी चीज़ों की वजह से तो बहरहाल उसका हमें भी तो, हमारी इज्जत में भी तो इजाफा होगा ना जी। अब ये बात तो नहीं है ना कि वहाँ पे ये सारी जो तकसीम है वो इन्हीं बुनियादों पे है। तो इसलिए जनाब मैं नहीं समझता कि इसमें पाकिस्तान जो है वो हल्कान होना शुरू हो जाए और उस भागना शुरू हो जाए कि जी ये क्यों हो रहा है, या इस वजह से समझे कि वो को इंडिया को अंडर प्रेशर करके तो कोई मसला हल करा देगा। तो इस पे मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ कि ये इसके अपोजिट होगा। अंडर प्रेशर होके मसला हल नहीं होगा, बल्कि प्रेशर हटाएं ताकि मसले हल हों। जिसका मतलब दूसरा ये है कि आप जो है वो इख्तलाफात ख़त्म करके दोस्ती करें, नेगोशिएशन शुरू करें, ताकि आपके दरमियान जो मसले हल हों, ना कि ऑल द वे अराउंड। बिशप आप जो बात कह रहे हैं कि सारा कुछ छोड़ छाड़ के सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ तो 11,000 वोल्ट चला रहे हो, तो ये तो इधर तो पॉलिटिकल सुइसाइड होगी किसी भी पॉलिटिकल प्लेयर के लिए। अभी तो हमारे उनके साथ 50,000 किस्म के और मसले सेट होने हैं और आप कह रहे हैं कि उनको सिक्योरिटी काउंसिल में करें। बहरहाल इंडिया ने बिशप जो भी है अपना मुकाम तो बना लिया है। इंडिया इज रिकग्नाइज्ड एंड इट इज बीइंग रिस्पेक्टेड, इसमें तो कोई शक नहीं है। वो एक उन्होंने जिन्होंने कहते ना एक कदम उत्ते कद उत्ता उन्होंने लम्बा हो गया है। क्योंकि भारत ने जितनी भी जिम्मेदारियां निभाई हैं वो P5 से भी ज्यादा निभाई है। चाहे वो कोविड वैक्सीन की बात हो या यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट रुकवा के वर्ल्ड के सिटीजन्स को वहां से इवैक्यूएट करने की बात हो, चाहे टर्की में अर्थक्वेक हुआ हो तो सबसे पहले कौन पहुंच गया उसकी बात हो। तो हर जगह जहां जहां विश्व को जब जरूरत पड़ी तो P5 से कहीं आगे बढ़ के भारत ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। और कोविड के दौरान जिस तरह हमने वैक्सीन और कोवैक्सीन प्लेटफॉर्म का जिस तरह से शेयरिंग किया 100+ कंट्रीज के साथ, भारत ने मना किया कि हम डेड बॉडीज के ऊपर प्रॉफिट बिल्कुल नहीं करेंगे, हम हमारी जेब से पूरे विश्व को बचाएंगे हमारे पैसों से। तो ये जो इसका जो इम्पैक्ट आया है, इससे वर्ल्ड वाइड जितने भी इकोनॉमिक मॉडल्स थे, जिसको हम एडम स्मिथ का कैपिटलिज्म बोलो या कार्ल मार्क्स का कम्युनिज्म बोलो, ये सारे इकोनॉमिक मॉडल्स को भारत ने हिला के रख दिया है। जिसको हम सनातन इकोनॉमिक्स मॉडल बोलते हैं, जिसको ह्यूमन सेंट्रिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात होती है कि सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट फोकस नहीं है, ह्यूमैनिटी उससे कहीं आगे बढ़कर है। तो इस प्रकार की जियोपॉलिटिक्स में जहां पे आपने P5 से भी ज्यादा जिम्मेदारी वर्ल्ड वाइड निभाई है, बहुत समझने वाली बात है कि ना सिर्फ हम वो सीट को डिजर्व करते हैं, अपितु अगर वो सीट नहीं भी मिलती तो आपको ये समझना है कि ग्लोबल साउथ का भारत एक लीडर बन चुका है। तो आपने देखा कि भारत ने कैसे ब्रिक्स में अफ्रीकन यूनियन को रिप्रेजेंटेशन डलवाया, बिल्कुल वैसे भारत ने G20 में अफ्रीकन यूनियन को रिप्रेजेंटेशन डलवाया। ये भारत ने किया। अब एक फॉर्मुलेशन बन चुका है कि ग्लोबल साउथ तय करेगा कि क्या होना चाहिए, और भारत वो आवाज सारी मल्टीलैटरल बॉडीज में रखेगा कि हमने 100+ नेशंस ने ये डिसाइड कर रहा है, आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये बता दो।